हाय एवरीबॉडी, मैं हूं प्रणय और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं स्पेक्ट्रम ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया हिंदी में। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़, आप पहले एक वीडियो डाल चुके हैं, ये चैप्टर नंबर 2 है, आप पहले चैप्टर नंबर 1 अटेंड कीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और प्लीज़ कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा ये क्लास। और हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं आपको किसी भी जानकारी के लिए या किसी भी टेस्ट सीरीज़ के इंफॉर्मेशन के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, मेजर अप्रोचेस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो देखिए, जो भी हिस्ट्री होती है वो एक अजम्पशन होती है, और जो हिस्ट्री की जो किताबें होती हैं जो हम लोग पढ़ते हैं वो बेसिकली जो हमें बताया गया है उस किताब में, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग समझते हैं। ठीक है, वो किताब जिसने भी लिखी है उसका जो नज़रिया है, उसका जो थॉट प्रोसेस है वो हमें दिखाने की कोशिश करता है और हम उसके थॉट प्रोसेस के हिसाब से उसको समझते हैं। ठीक है, अब देखिए, looking at how histories are written is part of the history of intellectual history of period under discussion and can provide a variety of ideas and explanations। जो भी लिखा जाता है उसके काफ़ी सारे मतलब निकल सकते हैं, और जो भी लिखता है वो अपने नज़रिए के साथ लिखता है, अपने हिसाब से थोड़ा मसाला ऐड कर देता है। कभी कभी काफ़ी सारे सिचुएशंस में हो चुका है, आप आगे देखेंगे कि कैसे लिखे गए हैं किताबें। ठीक है, द स्टार्टिंग पॉइंट इन द हिस्ट्री of a society therefore has to be familiarity with its historiography, the study of historical interpretation. Okay, this provides recognition of intellectual context of history instead of seeing history as just a narration। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, हिस्ट्री को एक जस्ट नरेशन की तरह नहीं, एक इंटेलेक्चुअल कंटेक्स्ट की तरह, एक समझदारी के साथ आप उनको समझने की कोशिश करें, कनेक्ट करें। ठीक है, द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर द कन्वीनियंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैन बी रेड ब्रॉडली अंडर 4 अप्रोचेस। 4 अप्रोचेस में देखा जा सकता है, द कॉलोनियल और इंपीरियलिस्टिक, नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट और सबाल्टर्न। कॉलोनियल बेसिकली जो हमारे ऊपर जो ब्रिटिशों का राज हुआ था उसके बेसिस पे, नेशनलिस्ट जिन्होंने हमारे लिए जो लड़े थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके हिसाब से, मार्क्सिस्ट और सबाल्टर्न। सबाल्टर्न इज़ बेसिकली जहाँ पे कुछ एक तरीके का नीचा दिखाने की कोशिश करी गई थी, वो आप समझेंगे आगे जाके। ओके, और भी कुछ अप्रोचेस हैं, कम्युनलिस्ट, कैम्ब्रिज, लिबरल एंड न्यू लिबरल एंड फेमिनिस्ट, ये सभी हम आगे देखेंगे। कॉलोनियल अप्रोच, ये कॉलोनियल अप्रोच बेसिकली जो ब्रिटिशर्स ने जो लिखा था, उनके जो नज़रिए थे, उनका जो लिखने की जो जिस तरीके से उन्होंने लिखा था, उनका जो नज़रिया था, उसके थ्रू जो हमें पता है वो कॉलोनियल अप्रोच को माना जाता है। ठीक है, इसमें 2 सेंसेस में दिए गए हैं। एक तो है हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल कंट्रीज़, जो कॉलोनियल कंट्रीज़ थे जो आए थे, सो उनके हिस्ट्री के हिसाब से एक, और दूसरा द वर्क्स विच वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉलोनियल आइडियोलॉजीज ऑफ डोमिनेशन। जो उनका जो डोमिनेशन था, उसका जो इन्फ्लुएंस था किताबों पे या हिस्ट्री के जो उनका जो लिखा हुआ था उनके नज़रिए पे। तो ये 2 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। इट इज़ इन द सेकेंड सेंस दैट मोस्ट हिस्टोरियंस टुडे राइट अबाउट द कॉलोनियल हिस्टोग्राफी। ठीक है, इनका जो इन्फ्लुएंस था डोमिनेशन पे, उसके हिसाब से ही ज़्यादातर किताबें लिखी गई हैं। ओके, द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग अबाउट कॉलोनियल कंट्रीज बाय द कॉलोनियल ऑफिशियल्स वाज रिलेटेड टू डिज़ायर फॉर डोमिनेशन, ओके, एंड जस्टिफिकेशन ऑफ द कॉलोनियल रूल। देखिए, जो ब्रिटिश आए थे इंडिया में, क्या बोलते थे, आप लोग अर्बन नहीं हो, आप सिविलाइज्ड नहीं हो, काफ़ी सारे वर्ड्स यूज़ किए गए थे, जैसे कि सिविलाइज्ड नहीं हो आप, आपको मैनर्स नहीं है, आपको एक लाइफस्टाइल नहीं है, तो हम लोग सही रहेगा, हम लोग आप लोगों को केयर करें, आप लोगों को ठीक करें। जब तक आप लोग ठीक नहीं हो जाते, हम लोग हैं यहाँ पे आपके ऊपर राज करने के लिए। तो जो गलतियाँ उन्होंने की उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करना, उनको सही बताने की कोशिश करना, और जो डोमिनेशन उनका जो मेन उद्देश्य था
उन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी सारी किताबें लिखी गई हैं. ओके, हेंस इन मोस्ट सच हिस्टोरिकल वर्क्स देयर वाज क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिजीनियस सोसाइटीज़ एंड कल्चर. जो हम लोगों का जो कल्चर था, हम लोगों की जो पद्धतियाँ थी, जो हम लोगों का ट्रेडिशंस था, उनको बहुत ही नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करी गई है, और वो लोगों को खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करी है, महान दिखाने की कोशिश करी है. ठीक है, साइमल्टेनियसली देर आर प्रेज्ड फॉर वेस्टर्न कल्चर एंड वैल्यूज एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स हु एस्टैब्लिश द कॉलोनियल एम्पायर्स. उनके खुद के जो कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, और उनकी जो वैल्यूज़ है, उनकी जो ट्रेडिशंस है, पद्धतियाँ हैं, उनको बड़ा और अच्छा दिखाने की पूरी कोशिश की है, उनकी तारीफ़ें की गई हैं. ओके, और जो कॉलोनियल एम्पायर्स थी, उनको काफ़ी बड़ा दिखाने की कोशिश करिए, बड़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश करिए कि इन्होंने हम लोगों पे आके बहुत बड़ा एहसान किया है. जैसे कि इंडिया में आए थे और वो ऐसे लिखा है कि इंडिया पे बहुत बड़ा एहसान किया है उन लोगों को एक्वायर करके. बेसिकली द हिस्ट्रीज ऑफ इंडिया रिटन बाय जेम्स मिल, मॉन स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन, विंस्टन स्मिथ एंड मैनी अदर्स आर मेजर एग्जाम्पल्स. ठीक है, सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो स्पेसिफिकली कॉलोनियल अप्रोच को माना जाता है. ये ओरिएंटलिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया, स्पेसिफिक जो यहाँ के जो कल्चर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट करना. ठीक है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट हो गया. और एक ब्रिटिश ब्रॉट यूनिटी टू इंडिया, ये एक बहुत ज़्यादा मेजर चीज़ है कि यहाँ पे जो हिंदू मुसलमान है या जो कैस्टिज़म को हटाने की कोशिश करी गई है, या जो भी डिस्टिंक्शंस थे वो हटाने की कोशिश करी गई है करके ब्रिटिश खुद को मानता है कि हाँ भाई मैंने करी है वो चीज़ें. ठीक है, ये कैस्टिज़म को कम करने में मेरा बड़ा हाथ है, सब लोगों को भाई भाई बनाने का जो स्लोगन है, वैसे चीज़ें हमने करी हैं, हमारे वजह से ही ये हुई हैं. द नोशंस ऑफ सोशल डार्विनिज्म, इंग्लिश अपने आप को सुपीरियर मानता था यहाँ के लोगों से, तो बोलता है कि हम लोग यहाँ पे रूल करने के लिए फिट हैं, तुम लोगों से नहीं हो पाएगा. ओके, इंडिया व्यूज एज ए स्टैग्नेंट सोसाइटी विच रिक्वायर्ड गाइडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश वाइट मैन्स बर्डन. तो ये ब्रिटिश के ऊपर एक बर्डन माना गया है करके लिखा गया है ब्रिटिशर में, कि हम लोग आप पे एहसान कर रहे हैं, हम लोग आप लोगों को रूल करके एहसान कर रहे हैं, आप लोगों की अभी सिचुएशन नहीं है कि खुद रूल कर सकें या खुद जी सकें. ठीक है, ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेटमेंट्स हैं. हम लोगों को दुख होता है इन चीज़ों से कि हाँ भाई ये छोटे छोटे जो एक्सक्यूज़ेस हैं, या यही छोटे एक्सक्यूजेस खैर बहुत बड़े पैमाने पे चल रही थी. ठीक है, एस्टैब्लिशिंग पैक्स ब्रिटानिका टू ब्रिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस टू बिकरिंग सोसाइटी. पैक्स ब्रिटानिका 1815 के आसपास में जो ब्रिटिशर्स ने कहा था कि मैं पूरे वर्ल्ड का एक मास्टर हूँ, मैं एक पुलिस हूँ, मैं सबको ठीक करूँगा, हर जगह को मैं केयर करूँगा. वो एक 1815 में जो रिलीज़ किया गया था. ठीक है, तो ये भी एक उसमें एक कैरेक्टर था. ठीक है, ये आप देख सकते हैं जेम्स मिल का हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और मॉन स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन का हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और विंसेंट ए स्मिथ का द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया. इनमें बहुत ही ज़्यादा ब्रिटिशर ओरिएंटेड है, उनके हिसाब से लिखी गई है कि हाँ भाई मुगल्स थे, मुगल्सों ने मतलब गलत ही कर रहे थे, लोकल जो नेटिव पीपल थे वो बहुत ज़्यादा गलत थे, मतलब उनके जो ट्रेडिशंस थे बहुत ज़्यादा गलत थे, एंड ऐसी चीज़ है. ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिटिशर अप्रोच या कॉलोनियल अप्रोच बोला जाता है, इंपीरियलिस्टिक अप्रोच बोला जाता है. दूसरा आता है नेशनलिस्ट अप्रोच. जिस टाइम पे हम लोगों का जो नेशनलिज्म शुरू हुआ था, देशभक्ति शुरू हुई थी, देश के ऊपर जो लगाव है, ये सब हमारे लोग हैं, उस तरीके का जो नज़रिया शुरू हुआ था उसको एक नेशनलिस्ट अप्रोच कहा गया है. ठीक है, ये जो बेसिकली ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग्स एंड टू यूनिफाई पीपल. ओके, लोगों के बीच में जो रिलीजन या कास्ट या कोई भी लैंग्वेज की जो बैरियर्स थी, लोगों के बीच में जो डिफरेंशिएशन था, वो हट के एक देश की तरफ जा रहे थे, एक इंडिया की तरफ जो जा रहे थे लोग, वो उसको ये नेशनलिस्ट अप्रोच कहा गया. दिस अप्रोच डेवलप्ड एज द रेस्पॉन्स टू एंड इन कन्फ्रंटेशन विद द कॉलोनियल अप्रोच. ओके, इट शुड बी नोटेड दैट नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ऑफ मॉडर्न इंडिया डिडंट एग्जिस्ट बिफोर 1947.
ठीक है. बिफोर 1947 नेशनल हिस्टोरियोग्राफी मेनली डेल्ट विथ एंशंट एंड मिडीवल पीरियड्स. तो जो 1947 अपने इंडिपेंडेंस से पहले जो लिखी गई थी वो ज़्यादातर एंशंट और मिडीवल पीरियड के बारे में ही लिखी गई थी. जो पुराने जो एंशंट है और उसके बाद जो मुग़ल एरा है वो सब कुछ वो लिखी गई थी. बट आफ्टर 1947 ही हमारा जो मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न इंडिया का जो अप्रोच है वो लिखा गया था. ओके. Last quarter of 19th century, detailed and scientific critique of colonialism for the adverse economic aspects of alien rule was developed. ठीक है. इनमें दादा भाई नावरोजी, एम.जी. रनाडे, जी.वी. जोशी, आर.सी. दत्त, के.टी. तेलंग, जी.के. गोखले और डी. वच्चा, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है. The only accounts of national movement was nationalist leaders, not historians. ठीक है. ये जो nationalist movement के बारे में जिन्होंने ज़्यादातर अपने अपना जो समरी रखा है, उनका जो एक जो मन में जो जैसे जिस तरीके का एक थॉट प्रोसेस था जो रखा है, वो हिस्टोरियंस नहीं थे, वो नेशनलिस्ट लीडर थे. जैसे कि आर.जी. प्रधान, ए.सी. मजूमदार, जे.एल. नेहरू और पट्टाभी सीतारामैया और आर.सी. मजूमदार, ताराचंद, ऐसे लोग. ठीक है. अब ये देख सकते हैं, ये दादा भाई नावरोजी का पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब थी उस ज़माने की. जो इकोनॉमिक ड्रेन का कॉन्सेप्ट लिखा था नावरोजी ने, उन्होंने इसी में लिखा था. द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये सब ये आर.सी. दत्त, रोमेश चंद्र दत्त ने लिखा था. तो ये जो किताबें हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी उस टाइम पे नेशनलिस्ट अप्रोच के रूप में. तीसरा आता है मार्क्सिस्ट अप्रोच, जो आप जानते हैं ये मार्क्सिस्ट इज़ वन ऑफ दी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. क्यों? अब तक काफ़ी बार कंपैरिजन पूछ चुका है मार्क्सिस्ट अप्रोच और गांधीयन प्रिंसिपल्स के, मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल्स और गांधीयन प्रिंसिपल्स के बीच में. ओके. द बिगिनिंग ऑफ मार्क्सिस्ट अप्रोच इन इंडिया वाज हेराल्डेड बाय टू क्लासिक बुक्स, रजनीपाल में दत्स इंडिया टुडे एंड ए.आर. देसाई's सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. ये देखिए, ये है इंडिया टुडे उस टाइम की किताब और सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म ए.आर. देसाई की. ये दो किताबें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और यही थी शुरुआत जो मार्क्सिस्ट अप्रोच को लेके आई थी. ओरिजिनली रिटन फॉर द फेमस लेफ्ट बुक क्लब इन इंग्लैंड. ये जो इंडिया टुडे है ये लेफ्ट बुक क्लब इंग्लैंड के लिए लिखी गई थी 1940 में और 1947 में इंडिया में पब्लिश हुई. ए.आर. देसाई's सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म was first published in 1848. Marxist historians clearly see the primary contradiction between interests of कॉलोनियल मास्टर्स एंड सब्जेक्ट पीपल. जो कॉलोनियल मास्टर्स है और जो लोग हैं उनके नीचे, उनके बीच में जो प्राइमरी डिफरेंसेस आती हैं, ठीक है, इनको कुछ और चाहिए, इनको कुछ और चाहिए, इनको पैसा चाहिए, इनको कमाई चाहिए, इनको सेल्फिशनेस है इनमें. और सब्जेक्ट पीपल जो हैं, जो आम नागरिक हैं, जो उनको बेसिकली दे वांट ट्रूथ बेसिकली. ठीक है, उनको उनके हिसाब का जो मिलना चाहिए वो मिलना है. तो वहाँ पे जो डिफरेंसेस आई उस वजह से ही ये किताबें लिखी गई थी. ठीक है. प्रोसेस ऑफ नेशन इन मेकिंग. ठीक है. उसी समय पे एक इंडिया करके एक जो फीलिंग, एक छोटे छोटे जो भाग थे वो सब मिलजुल के शुरू हुए थे एक कंट्री बनने में. ठीक है. अनलाइक द नेशनलिस्ट, दे ऑल्सो टेक फुल नोट ऑफ द इनर कॉन्ट्राडिक्शंस बिटवीन डिफरेंट सोसाइटीज, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडियन सोसाइटी. तो बेसिकली जो नेशनलिस्ट अप्रोच था वो सबको मिला के था. ठीक है. सब लोग उसमें, सब रिलीजन के थे, सब कास्ट के थे, सब लैंग्वेज वाले थे. बट यहाँ पे ये जो अंदर ही अंदर जो कॉन्ट्राडिक्शंस बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स, अंदर ही अंदर बिटवीन डिफरेंट कास्ट पीपल, तो जो वो कॉन्ट्राडिक्शंस आ रहे थे वो भी कंसिडर किए गए थे. सम ऑफ देम, पर्टिकुलरली रजनीपाल में दत्त, वर अनेबल टू फुल्ली इंटीग्रेट द ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी anti-imperialistic contradiction and secondary inner contradictions and tended to counterbalance the anti-imperialistic struggle, okay, with the class or social struggle. They tend to see national movement as structured bourgeoisie's movement, if not bourgeoisie's movement, and miss its open-ended all-class character. Okay. Another noted Marxist historian who made a
critic of R.P. Dutt's paradigm is Sumit Sarkar. Okay, he considered Dutt's paradigm as simplistic version of Marxist class approach. उन्होंने क्या सोचा, ये दत्त का जो paradigm है बेसिकली मार्क्सिस्ट क्लास अप्रोच जो है उसका काफ़ी सिंपलर वर्जन लगा उनको. ओके, ही लुक्स एट द नेशनलिस्ट लीडर्स इन द लाइट ऑफ इंटेलिजेंसिया विच एक्ट्स एज काइंड ऑफ प्रॉक्सी फॉर एज येट पैसिव सोशल फोर्सेस विच इट हैड अ लिटिल ऑर्गेनिक कनेक्शन. ओके, नाउ आता है सबाल्टर्न अप्रोच. मतलब जो छोटे लोग थे बेसिकली, मतलब कुछ लोग थे जो बड़े थे, जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे, बट कुछ लोग छोटे थे जिनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा नहीं था उस अप्रोच में. ओके, द स्कूल ऑफ थॉट बिगैन इन अर्ली 1980s अंडर द एडिटरशिप ऑफ Ranajit Guha, okay, as a critic of existing historiography, which was faulted for ignoring the voice of the people. Right from the beginning, subaltern historiography took the position that the entire tradition of Indian historiography had an elitist bias. Elite people जो हैं, जो बड़े लोग हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उन्हीं की ज़्यादा चल रही है. जो छोटे लोग हैं वो कहीं पे दबे हुए हैं, वो उनका कहना था. ओके, द बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन इन इंडियन सोसाइटी इन द colonial approach was between the elite, both Indian and foreign, on the one hand, and subaltern groups on the other, and not between colonialism and the Indian people. तो इनका ये कहना था जो elite people हैं दोनों तरफ के, मतलब इंडियंस भी और ब्रिटिशर्स भी, ये एक तरफ हैं, और जो कॉमन पीपल हैं, ठीक है, ये एक तरफ है. ना कि इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रडिक्शन है. तो एलाइट और बेसिकली द कॉमन मैन, उनके बीच में बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन है. ठीक है, दे डू नॉट सब्सक्राइब टू द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय द नेशनलिस्ट मूवमेंट. दे पॉइंट आउट दैट इंडियन सोसाइटी ऑफ द टाइम कुड नॉट बी सीन इन टर्म्स ऑफ क्लास अलोन. ठीक है, उस टाइम को क्लास के डिवीजन में ही नहीं, एज कैपिटलिज्म इन द कंट्री वॉज जस्ट nascent एट द टाइम. उसकी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसे लगाए नहीं गए थे उस टाइम पे इंडिया पे. ठीक है, बहुत ज़्यादा मीगर था, ठीक है, सिचुएशन. तो उस वजह से मार्क्सिस्ट थ्योरी को भी ज़्यादा नहीं करते वो लोग. ठीक है, दिस स्कूल सीज नेशनलिज्म एज एक्सप्लॉइटिव इन टर्म्स ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजियस एंड क्रीड डिविजन्स. ओके, नेशनलिज्म इग्नोर्ड द इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस. इनका ये कहना है जो नेशनलिस्ट अप्रोच था वो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया विद इन द सोसाइटी एज वेल एज व्हाट द marginalized represented or had to say. Okay, they believe that Indian people were never united. Okay, इंडियन पीपल कभी यूनाइटेड ही नहीं थे इन अ कॉमन एंटी इम्पीरियलिस्टिक स्ट्रगल. तो इनका कहना है ये जो सब लोग मिलके एक ब्रिटिशर के खिलाफ नहीं लड़े थे. ठीक है, कॉमन जो ब्रिटिशर के तरफ की जो लड़ाई थी, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो लड़ाई थी, वो सब लोग यूनिटी होके नहीं लड़े थे. उनका एक ही दुश्मन नहीं माना गया, अपने अपने छोटे छोटे चीज़ों में ही लड़ते रहे वो. ओके, एंड देयर वाज नो सच एंटिटी एज इंडियन नेशनल मूवमेंट. ठीक है, इंस्टेड दे असर्ट दैट देयर वर two distinct movements or streams, the real anti-imperialistic stream of subalterns and bogus national movement of the elite. तो इनका क्या कहना है, ये एक्चुअल जो एंटी इम्पेरियलिस्टिक स्ट्रीम था वो था सबाल्टर्न्स का, जो कॉमन पीपल थे, जो छोटे लोग थे, और ये बोगस नेशनल मूवमेंट मतलब खाली मतलब कोई झूठ मूठ का टाइप का, ठीक है, ऑफ द एलिट. बेसिकली elite streams led by official leadership of Indian National Congress were little more than cloak for the struggle of power. Basically वो लोग लड़ रहे थे खुद के पावर के लिए. ठीक है, खुद के वो जो एलिट लोग थे उनके खुद के पावर के लिए. ठीक है, नेक्स्ट आता कम्युनलिस्ट अप्रोच, जो बेसिकली कम्युनिज्म था, डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजियन. ओके, द हिस्टोरियंस ऑफ द स्कूल रिलाइंग कंप्लीटली ऑन द कॉलोनियल हिस्टोग्राफी ऑफ मिडीवल इंडिया and colonial era textbooks viewed Hindus and Muslims as permanent hostile groups. Hindus and Muslims में हर टाइम पे झगड़ा ही होगा करके ही माना गया था. whose interests were mutually different. ठीक है, उनके जो सोच विचारधाराएं थी दोनों की, हिंदू और मुस्लिम की, दोनों अलग अलग हैं करके ही माना गया था. ठीक है, दिस व्यू वॉज नॉट ओनली रिफ्लेक्टेड इन राइटिंग्स ऑफ हिस्टोरियंस बट ऑल्सो टुक
a more virulent form in the hands of communal political leaders. जो communal political leaders के हाथ में आते आते वो और गंदा बनते गए और उसमें बहुत ज़्यादा मसाला ऐड किया गया कि हिंदू मुस्लिम के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो बहुत बड़े हैं और हर छोटी चीज़ में वही चीज़ डाली गई. ठीक है. As a corollary of this view, it was then argued that 19th and 20th century Muslims had the happy and proud ever-present memory of having the ruling class. ठीक है. While Hindus had the sad and humiliating memory of having been the subject race. अभी देखिए जिस टाइम पे मुस्लिम्स का जो रूलर था, मुस्लिम्स के जो रूलिंग थे उस टाइम पे हिंदू सैड माना गया. ठीक है. दिस अल्टीमेटली डेवलप्ड म्यूचुअल हेट्रेड. तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक म्यूचुअल हेट क्रिएट किया गया जिसके वजह से ये जो कम्युनल रायट्स वगैरह जो हुए थे और उसके वजह से पार्टीशन ऑफ इंडिया, मेजर चीज़ जो पार्टीशन ऑफ इंडिया जो हुई इसी वन ऑफ द मेजर रीज़न के वजह से हुई गई है करके माना जाता है. ओके. नेक्स्ट आता है कैम्ब्रिज स्कूल. According to this school of thought, the fundamental contradiction under colonial rule was not between imperialism and Indian people, but among the Indian themselves. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इंडियंस के बीच में ही जो कॉन्ट्रडिक्शन था वो इंडियंस के बीच में ही था, ना कि इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में. ठीक है. इंडियंस ही इंडियंस मतलब खुद व खुद, मतलब अंदर ही अंदर जो लड़ाई हो रही थी वो था. इंडियन नेशनलिज्म वाज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रगल ऑफ इंडियन पीपल अगेंस्ट कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन बट अरोज फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग द इंडियंस फॉर गेटिंग द बेनिफिट्स गिवन टू देम बाय ब्रिटिश रूलर्स. वो ब्रिटिश रूलर्स के जो बेनिफिट्स दिए जा रहे थे, बेनिफिट्स जो भी ब्रिटिश के द्वारा आ रही थी उनके लिए इंडियंस के बीच में जो लड़ाई थी वो थी इंडियन नेशनलिज्म करके कैम्ब्रिज स्कूल का अप्रोच था. द लीडर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल वर इंस्पायर्ड बाय क्वेस्ट फॉर पावर एंड मटेरियल बेनिफिट्स. वो पावर और मटेरियल बेनिफिट्स के लिए ही लड़ रहे थे, उसी की उनको बहुत ज़्यादा लालच था बेसिकली. दिस अप्रोच हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड बाय मेनी स्कॉलर्स ऑन द ग्राउंड दैट इट टेक्स द माइंड्स और आइडियल्स आउट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड रिड्यूसेस नेशनलिज्म टू एनिमल पॉलिटिक्स. मतलब उस टाइम पे कोई नेशनलिज्म नहीं था, बस एनिमल पॉलिटिक्स करके एक वर्ड स्पेसिफिकली यूज किया गया है. आप कमेंट कीजिए उसका मतलब क्या है. ठीक है. नेक्स्ट आता है लिबरल एंड नियो लिबरल. थोड़े खुले विचारधारा हैं वाले. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस इंटरप्रिटेशन द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कॉलोनीज was not beneficial to British people as a whole. ये क्या बोलते हैं, ये जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ था जो कॉलोनीज, जैसे कि इंडिया एक कॉलोनी था उस समय, जो भी बाकी के जो कॉलोनीज थे, इंडोनेशिया था, ये सभी जो कॉलोनीज थे उनसे ब्रिटिश पीपल का कोई बेनिफिट नहीं हुआ है करके इनका जो अप्रोच है. द अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट्स फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड्स इन कॉलोनियल वर्ल्ड एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन ओवरसीज मार्केट, रेलवे डाला गया इंडिया में, ये सभी काफ़ी नेगेटिव में लेके गए करके कह रहे हैं बेसिकली. द प्रोपोनेंट्स ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट आर पैट्रिक ओब्रियन, हॉपकिंस एंड साइन. ठीक है. लास्ट आता है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, बेसिकली जो वुमेन्स पर्सपेक्टिव है उसके बारे में. द शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ राइटिंग ऑफ वुमेन्स हिस्ट्री बिगैन विथ वुमेन्स मूवमेंट of 1970s, okay, which provided the context of impetus for the emergence of women's studies in India. Very soon, women's history broadened, ठीक है, and assumed more complex shape of gender history, okay. In the early years, the endeavor was to write a history of women to supplement the writings of mainstream history. Basically, जो mainstream history थी उसको थोड़ा बहुत supplement करने के लिए history of women लिखा जाता था, ठीक है. Also an attempt was made to research and compile an archive of women's writings. ठीक है. An important area of research has been analysis of the way of which colonial structures such as legal structure affected women's lives. So basically ये जो colonial structure था वो women के life में किस तरीके के जो changes लेके आया उसके ऊपर काफ़ी stress out किया गया था. ठीक है. Women's vulnerability due to denial of ownership of productive resources, denial of ownership of
प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैव बीन फोकस्ड ऑन। तो उनको जो रिसोर्सेज देने से मना किया जाता था, ठीक है, डिनायल ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैज बीन फोकस्ड ऑन इन एनालिसिस ऑफ हाउ प्रोग्रेसिव लॉ शेप्ड जेंडर रिलेशंस। जो लॉस बना करती थी उस टाइम पे वो कितनी प्रोग्रेसिव थी और जिनके वजह से किस तरीके के जेंडर रिलेशंस बने, ठीक है। ये देखिए, ये पंडिता रमाबाई ने बुक लिखी थी, द हिंदू कास्ट हिंदू, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, और मदर इंडिया लिखी थी कैथरीन मायो ने, ठीक है। सो ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये द हाई कास्ट हिंदू वुमेन 1887 का है, पंडिता रमाबाई, एंड मदर इंडिया इज ऑफ 1927। ओके, दीज बुक्स अट्रैक्टेड international attention. Okay, so that's all for today. I hope you like the class. So please, अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमें बहुत encouragement मिलेगी इससे। बहुत सारे आगे वीडियोस निकालने वाले हैं, हमें encouragement बहुत चाहिए आपके तरफ से। और प्लीज़ कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा, कुछ भी आपको दिक्कतें हैं प्लीज़ हमें व्हाट्सअप कीजिए। आप टेस्ट सीरीज़ के बारे में हो, किसी भी कोचिंग मटेरियल के बारे में, आप व्हाट्सअप कीजिए। और प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर अपडेट आएगा आपको हर क्लास के बारे में। ओके, एंड थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।